नॉर्थ इंडिया जहां पर बीजेपी बहुत ज्यादा पावरफुल है या बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट्स जहां पर मिलते हैं, उसके रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने की कोशिश हो रही है। साउथ इंडिया के रिप्रेजेंटेशन को कम करने की कोशिश हो रही है। ये एक और मैच फिक्सिंग की तरह लगता है। What are your views? How do you look at this? ये एक षड्यंत्र है। उनका कब्जा दिल्ली में केंद्र सरकार में कायम रखने के लिए उनको इर्रेलेवेंट करना। केंद्र सरकार में खासकर भाजपा में ऐसी चीज क्यों कर? इलेक्शन कमिश्नर को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, इलेक्शन कमिश्नर्स को लाइफ टाइम के लिए इम्यूनिटी दे दिया गया। आप मुकदमा नहीं चला। 2015-16 से लेकर खास तौर पर इलेक्शन कमीशन से आप कम्युनिकेट अभी नहीं कर सकते। आप अंदर भी नहीं जा सकते। कोई सवाल नहीं उठाया, किसी ने रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया। ये पूरा अभी 2 साल पहले हम जगे हैं। ये पूरा के पूरा झूठ है। इलेक्शन कमीशन के वर्किंग स्टाइल में, उनका नॉन ट्रांसपेरेंट वर्किंग स्टाइल के ऊपर शक आने लगा 2017 से लेकर के। इतने सारे आपने डेटा और निकाले हैं और जिस तरह का इलेक्शन कमीशन का रवैया रहा है, 2024 लोकसभा इलेक्शंस हो या उसके बाद से कई सारे इलेक्शंस हो, वहां पर एक कोट अनकोट मैच फिक्सिंग आप देखते हैं। 17 साल पहले, 60 साल पहले क्या हुआ उसको जवाब तो मांग रहे हैं। अभी जो सरकार बैठी है वो बिना मैंडेट बैठी। न्यू इंडिया में डेमोक्रेसी ऐसी पलटा दिया गया है कि अब तक हम वोटर डिसाइड करते थे सत्ता में कौन बैठना है। अब जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो डिसाइड कर रहे हैं वोट कौन करेंगे। SIR सिर्फ ये ब्लडलेस पॉलिटिकल जेनोसाइड। वोटर गवर्नमेंट चूज कर रहे हैं, इसको ब्लडलेस पॉलिटिकल जेनोसाइड बना रहे हैं और इसके बाद डिलिमिटेशन के जरिए एक देश का एक भाग कमजोर कर। What do you think about Indian democracy at this moment, or with all of these things in mind? आप कैसे देखते हैं इंडियन डेमोक्रेसी को अभी? इंडियन डेमोक्रेसी अभी सोहित जी पूरा हॉलो हो गया है। एक पार्टी जो सत्ता में आने के बाद एक भाषा बोलिए, ये थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला आप अपनाना ही पड़ेगा और हिंदी भाषा का आप एक ऊंचा स्थान दीजिए, आपका मातृभाषा को दूसरा दर्जा दीजिए। ऐसी पार्टी को वोट देने से डेमोक्रेसी को और फेडरलिज्म का, हमारा डाइवर्सिटी का चोट लगेगा। इस साल 15 अगस्त को तिरंगा 99.9% लहराए देखें। नेक्स्ट ईयर तिरंगा आएगा, तिरंगा लहराएगा और कुछ वो आएगा। 2014 के बाद से डेमोक्रेसी को कितना बड़ा धक्का लगा है, डेमोक्रेसी को भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की वजह से कितना इम्पैक्ट हुआ है, एंड हाउ हैज इट शेप्ड द कंट्री दैट वी सी राइट नाउ? डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सिविल राइट्स, ट्रांसपेरेंसी, ये सब चले गए। डेमोक्रेसी जिंदा नहीं है देश में, बहुत खतरा में है। खतरा में जिंदा नहीं है। दोस्तों नमस्कार और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। दर्शकों देखिए, पिछले कुछ समय से हो क्या रहा है। हम लगातार देख रहे हैं कि जो वोट चोरी का मुद्दा है वो इस देश में बड़ा बना है। उसके बाद ही SIR का मुद्दा सामने आता है, जिसमें एक बार फिर से कई लोगों के नाम काटे जाते हैं और फिर फायदा किसी एक राजनीतिक पार्टी या एक राजनीतिक दल को होता हुआ नजर आता है। और जब इस सभी चीजों पर हम बात कर ही रहे थे, सरकार ने वुमेन रिजर्वेशन के नाम पर डिलिमिटेशन, परिसीमन को लाने की कोशिश की है। और जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तब इसे लेकर संसद में लगातार जो स्पेशल सेशन बुलाया गया है वहां पर इसे लेकर डिस्कशन, चर्चा शुरू है। लेकिन इस सब के बीच में एक शख्स जो लगातार इन तमाम मुद्दों पर बात कर रहे हैं, जिनके पास सबूत हैं कि कैसे वोटों की धांधली हुई है आंध्र प्रदेश में लेकर, जो अभी वेस्ट बंगाल में जाकर SIR के मुद्दे से कितने बड़े पैमाने पर लोगों के नाम को काटा जा रहा है, कितना बड़े पैमाने पर यह हेरफेर या इससे नुकसान है, इस पर जो बात कर रहे हैं आज उनसे हम आपके सामने बात करना चाहते हैं। आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं
परकला प्रभाकर जी हैं। ये इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, हर कोई इन्हें जानता है। सीनियर इकोनॉमिस्ट तो है ही, इसके साथ ही साथ ये ऑथर हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं और लगातार अपने बातों को रखते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर, वेलकम सर। और इट्स अ ह्यूज ऑनर फॉर अस कि आप आए हमारे चैनल पर और हमसे बात कर रहे हैं। सर, यू हैव बीन टॉकिंग, आपने लगातार बात किया है। अभी आपने आंध्र प्रदेश में जिस तरह से वोट चोरी हुई है उसके बारे में तो मैं आपको पूछूंगा ही। अभी आप एसआईआर बंगाल में भी जिस तरह से हो रहा है, लोगों के नाम काटे गए हैं, उन्हें पता नहीं है कि वो वोट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, किसी भी तरह से नाम काटा गया है, इस मुद्दे को भी आप लगातार उठा रहे हैं। अब जब ये सारी बातें हो ही रही थी, डिलिमिटेशन को लेकर एक तरीके से संसद बुलाया गया, स्पेशल सेशन बुलाया गया, ऑपोजिशन को ज्यादा जानकारी नहीं दी गई और अब ऐसा लगता है कि एक बार फिर से नॉर्थ इंडिया, जहां पर बीजेपी बहुत ज्यादा पावरफुल है या बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट्स जहां पर मिलते हैं, उसके रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने की कोशिश हो रही है, साउथ इंडिया के रिप्रेजेंटेशन को कम करने की कोशिश हो रही है। ये एक और मैच फिक्सिंग की तरह लगता है। व्हाट आर योर व्यूज, हाउ डू यू लुक एट दिस? इससे हम शुरू करें सर। जी, सोहित जी, मेरे को ये शो में इनवाइट करने के लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप जानते हैं मैं हिंदी भाषी नहीं हूँ, कमज़ोर हिंदी है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट मेरे को दिख रहा है। ये एक चुनाव जीतने के लिए, एक पार्टी को जिताने के लिए तो है ही, लेकिन ये पार्टी को बेनिफिट करना इसका सीमा नहीं। इसका और लॉन्ग टर्म रिपरकशंस है हमारा रिपब्लिक का नेचर चेंज करने के लिए। मैं इस बारे में थोड़ा आपको मेरा विचार आपके सामने रखता हूँ। देखिए, अभी पहले मैं इसमें डिलिमिटेशन में आऊंगा। डिलिमिटेशन ऐसा करने जा रहा है कि 2011 सेंसस लेकर के, लेकिन 76 में ये एक फ्रीज आया, तो इसको अभी जो लागू है वो 26 तक लागू है। और इस बीच में हाल में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया है जस्टिस कुरियन के नेतृत्व में। वो सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में एक अध्ययन किया और रिपोर्ट भी सौंप दिया। और उसमें से एक कंक्लूजन निकला है कि अभी डिलिमिटेशन, नंबर ऑफ सीट्स, इसको फ्रीज रखें और वो उसका रिकमेंडेशन है तो और 100 साल फ्रीज रखिए, इसका कंक्लूजन है। खैर, अभी क्या कर रहा है कि जो राज्य तरक्की कर रहे हैं और पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखा है, वो राज्य बहुत सीट खो रहे हैं और प्रोपोर्शनेटली बहुत ही कमजोर होंगे फेडरेशन। तो ये इसका मतलब क्या होगा? इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में आपको एक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होगा? लॉन्ग टर्म में ये होगा कि साउथ इंडियन स्टेट्स जो है उनका वॉइस पार्लियामेंट में और हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में कमजोर होगा, कोई सुनने वाले नहीं होंगे, उनका नंबर बहुत ही कमजोर होंगे, बहुत कम हो जाएंगे। और नॉर्थ इंडिया में खासकर हिंदी बेल्ट में अगर एक पार्टी, आपका पार्टी होगा, मेरा पार्टी होगा और किसी का पार्टी होगा, अगर हिंदी बेल्ट में 2-2.5 स्टेट में आपका कब्जा है तो सारे भारत में आपका कब्जा होगा। तो वो 2-2.5 स्टेट्स कुल मिलाकर के ऑल द साउथ इंडियन स्टेट्स पुट टुगेदर उनका नंबर बहुत ही कम होगा, कमजोर हो जाएंगे। उनका आवाज आपको 850 सदन में सुना ही नहीं देगा।
तो ये बहुत ही खतरा है भारत का यूनिटी के लिए, इंटीग्रिटी के लिए, और लोगों को एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग। मैं इस सियासत में मैं एक भाग हूँ। ये भी चले जाएंगे ना, थोड़ा एलियनेशन पैदा हो जाए। मैं चाहता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरे को ये समझ में ना आता है कि केंद्र सरकार ने, खासकर भाजपा ने ऐसी चीज क्यों कर। मेरे को ये समझ में आता नहीं, क्योंकि हम देखिए, हम 70 साल से ज्यादा इतना एफर्ट करके देश का इंटीग्रिटी हमने बनाए रखे हैं, तो आप उसका कमजोर ऐसी चीज लाने से। ट्रू। देखिए, आपको लगता है ये जानबूझ के किया जा रहा है? और इसका रीजन ये है, जैसे नॉर्थ इंडिया में बीजेपी ने 238 सीट्स कंटेस्ट किया था और उसमें 127 सीट्स पे उन्हें जीत मिली थी। साउथ इंडिया में दे कंटेस्टेड 130 सीट्स, जिसमें सिर्फ 29 सीट्स पर जीत मिली थी। तो ऐसे में अगर साउथ इंडिया के रिप्रेजेंटेशन को कम किया जा रहा है या नॉर्थ इंडिया के रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाया जा रहा है, एक या तो नॉर्थ और साउथ के बीच का जो टसल है, जो वॉर है, वो बढ़ेगा, नंबर एक। और नंबर दो, क्या आपको ये भी लगता है कि क्योंकि साउथ इंडिया में वो इतने पॉपुलर नहीं है या वहां पर अपने ढोस को नहीं जमा पा रहे हैं, तो उसके लिए भी साउथ इंडिया को एक तरीके से पनिश किया जा रहा है कि आपके रिप्रेजेंटेशन को कम किया जा रहा है और एक मैच फिक्सिंग करने की कोशिश है, डिलिमिटेशन आप करेंगे, आप इस तरह से एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को क्रिएट करेंगे जहां पर आपको ज्यादा फायदा हो। डू यू सी ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैपनिंग? एब्सोल्युटली, वेरी वेरी क्लियरली इट इज। देखिए, ये एक षड्यंत्र है। ये एक षड्यंत्र है कि ताकि भाजपा, अभी जो सत्तारूढ़ दल है, भाजपा 2-2.5 राज्य में उनका कब्जा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ऐसी 4-5, इसमें आपने स्टैटिस्टिक्स भी बताया। तो इधर आप थोड़ा मजबूत हो, आप ज्यादा सीट्स पाएंगे, तो आपका एक सीट की, दक्षिण भारत का एक सीट की जरूरत ही नहीं होगा। आप जीतने की चिंता नहीं है आपको। आप पूरा आप 0 जीतिए सारे दक्षिण भारत, फिर भी आपका पावर तो जाएगा नहीं। आपका पावर तो, आपका ऑफिस तो कायम हो जाएगा। तो ये है ये। जी। अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। आपने पहले से कहा कि जब इलेक्शंस लड़ा जाता है तो बीजेपी अकेले इलेक्शन नहीं लड़ती है, डिलिमिटेशन हो रहा है, उसके ऊपर चर्चा हो रही है, और आपने भी बताया कि कैसे ये एक तरीके से मैच फिक्सिंग है। लेकिन अभी हाल ही में सर आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उसके कई, लगभग मुझे लगता है 1-1.25 महीने से यू हैव बीन राइटिंग ऑल्सो आंध्र प्रदेश इलेक्शंस को लेकर, जो 2024 में हुए थे, और जो डेटा आपने दिया वो एक तरीके से शॉकिंग भी है और एक तरीके से किसी भी डेमोक्रेसी में जो सबसे पहला राइट किसी के पास होता है वोटिंग का, उसी को अगर आपने अपने तरीके से चेंज कर लिया या वहां पर एक बहुत बड़ा स्कैम कर लिया, तो ये एक हेल्दी डेमोक्रेसी का निशान तो नहीं है। लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि इलेक्शन कमीशन से कई सारे सवाल पूछे कि आफ्टर मिडनाइट 17 लाख वोट्स बढ़ गए, और अगर बात की जाए तो 8 PM, यानी वोटिंग होता है तो शाम 6 बजे तक होता है, 8 PM से लेकर 2 AM के बीच नियरली 52 लाख वोट्स बढ़ गए। और इसके वजह से हुआ ये दोस्तों कि आंध्र प्रदेश में आउट ऑफ 175 सीट्स एनडीए 164 सीट्स पर जो है जीत कर आती है और एक लार्ज विक्ट्री जो है दिखाई देती है। सर, आप ये इशू को रेज कर रहे हैं, यू हैव बीन सेइंग हाउ 52 लाख वोट्स हैव बीन एडेड between 8 PM to 2 AM, और रात को 12 बजे के बाद से लेकर 2 बजे तक तो 17 lakh votes have been added. You have been raising this issue, you have been questioning. Has there been any response by the Election Commission of India, number 1? और इस पूरे इशू को आप कैसे देखते हैं कि एक तरफ डिलिमिटेशन, दूसरी तरफ तो ये पूरा मैच फिक्सिंग है? देखिए, एक तो मैं ये लिखने से पहले, बात करने से पहले, ये सारे आंकड़ों पब्लिक करने से पहले मैं इलेक्शन कमीशन को लिखा। अच्छा। क्योंकि देखिए, मुझे पता नहीं उसके पास कुछ जवाब होगा
या कुछ एक्सप्लेनेशन होगा, मैं कुछ गलत से कंक्लूजन किया, पता नहीं मेरे को। देयरफॉर आई रोट टू देम सेइंग दैट दीज आर माय सस्पिशंस। ये ऐसे ऐसे शक है मेरे पास आपके डेटा के अनुसार, मेरा डेटा नहीं है ये। तो मैं लिखने के बाद मैं 2 हफ्ता इंतजार किया था, कुछ जवाब आया नहीं। तो उसके बाद मैं लिखा, उसके बाद में बात करना शुरू किया। तो अब तक सोहित जी, अब हम बात कर रहे हैं, अब तक उनसे एक लफ्ज भी मेरे को जवाब के रूप में आया नहीं। अच्छा, कुछ एक्सपीरियंस नहीं है। और ये इतना बड़ा स्कैम जैसा है कि अब देखिए, आपने 17 लाख वोट के जिक्र किया, 17,20,000 समथिंग। ये सिर्फ 11:45 से लेकर के सुबह 2 बजे तक, सिर्फ 2 घंटा 15 मिनट में। इसका मतलब है 135 मिनट, 17,20,000 वोट्स। बट 17,20,000 वोट्स होगी सिर्फ 3,500 सारे स्टेट में। तो इसका मतलब ये होता है कि पर बूथ 491 वोट्स इन 135 मिनट्स। अच्छा, इसका मतलब ये होता है कि 1 मिनट में आपको, एक ही मिनट में आपको 3.6 वोटर्स ने वोटिंग एक्सरसाइज किया है। इसका मतलब ये होता है कि पर मिनट एक वोटर, 20 सेकेंड्स में एक वोटर पर मिनट, इतना 3.6। इसका मतलब यह है कि 20 सेकेंड में एक वोटर जाके उसका नाम दिखा के, स्लिप दिखा के, सिग्नेचर करके, थंब इम्प्रेशन करके, मार्क डलवा के, हमको दो वोटिंग करना था क्योंकि हमारा विधानसभा और लोकसभा एक ही साथ हुआ। तो 2 वोटिंग करके निकलने के लिए आपको 20 सेकेंड। इसका मतलब ये है, इसमें से दोनों, एक बार आप ईवीएम को प्रेस करने के बाद आपको 7 सेकंड रीसेट करने के लिए होगा। तो 2 मशीन का रीसेट मतलब 14 सेकंड। अब आप 20 सेकंड से 14 सेकंड निकाल दीजिए, आपको मिलेगा 6 सेकंड। 6 सेकंड में आप 2 वोट कर, तो 6 सेकंड में 2 वोट करने का मतलब यह है कि आप 3 सेकंड में एक वोट। देखिए इलेक्शन कमीशन बंगाल में बोलते हैं लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी। ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी नहीं है, ये हो सकता है क्या? ये मैन्युअली आप कल्पना कर सकते हैं क्या 3 सेकंड में आप वोटिंग कर सकते हैं? ये पूरा कर जाइए, दिखाइए, उंगली पर ये डलवाइए, ये सब। तो ऐसा, तो मैं ये बोल रहा था कि देखिए, आप पहले ये वोटिंग पैटर्न का गड़बड़ करना, और उसके बाद SIR, उसके बाद आपने अभी डिलिमिटेशन। तो ये तीनों आप एक ट्राइपॉड के जैसे देखते हैं। ये तीनों एक पूरा प्रोजेक्ट में ये 3 भाग है। इलेक्शन कमीशन कब्जा में रखो। मेरा एक दोस्त बोल रहा था, आप कल क्यों इतना आप शोर मचा रहे हो इलेक्शन कमीशन के बारे में, डेटा का बारे में, इलेक्शन प्रोसेस के बारे में। आप ये जानते नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी को, युवाओं को ऑर्गेनाइज करने के लिए युवा मोर्चा, महिलाओं को ऑर्गेनाइज करने के लिए महिला मोर्चा, किसानों को ऑर्गेनाइज करने के लिए किसान मोर्चा है, इलेक्शंस ऑर्गेनाइज करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इलेक्शन मोर्चा है। ये देखिए, इसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन के क्रेडिबिलिटी अभी किस स्तर पर है। तो ये इलेक्शन कमीशन का पूरा कब्जा हो गया। इलेक्शन कमीशन डेटा देती नहीं, फॉर्म 17 देती नहीं, सीसीटीवी फुटेज देती नहीं, वो टोकन्स भी देती नहीं। तो इतना
नॉन ट्रांसपेरेंट हो गया, वो सवाल भी पूछ नहीं सकते, जवाब तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। दूसरा, ये इतना बड़ा पैमाने पर पोलिंग कैसा हो रहा है, 1 घंटे में इतना क्यों हो रहा है? 5 बजे के बाद, 6 बजे के बाद, 2 बजे, सुबह 2 बजे तक कौन खड़ा है? आप एक कल्पना कीजिए सोहित जी, आप 6 बजे के बाद क्यों में एंटर नहीं कर सकते रूल के मुताबिक। लेकिन अगर आप 2 बजे लास्ट पर्सन वोटेड, ये सीईओ का बयान है, अगर लास्ट पर्सन वोटेड 2 AM, इसका मतलब ये है ये लास्ट पर्सन जो 2 बजे सुबह वोट किया, तो कितने बजे क्यों में आके खड़ा है? शाम को 6 बजे। इसका मतलब 8 घंटा इतने रात में एक वोटर खड़ा होके वोट किया है। ये एक कहीं हुआ है, कभी हुआ है, कहीं हुआ है, ठीक है ना? अच्छा, ये वाला एक। और उसके बाद ये डिलिमिटेशन सेंसस के, अच्छा, ये डिलिमिटेशन का जल्दी आपका सेंसस प्रक्रिया तो शुरू हो गया, तो सेंसस का फिगर्स आने दीजिए। देखिए ये जल्दी इसलिए कि कुछ राज्यों को आपने जैसे कहा, कुछ राज्य में उनका बिल्कुल सीट जीतने का इसका ये नहीं चांस, तो इसलिए अगर वो नहीं जीते तो भी उनका कब्जा दिल्ली में, केंद्र सरकार में कायम रखने के लिए उनको इर्रेलेवेंट करना चाहिए। उनका आवाजों का, उनका नंबर पूरा इर्रेलेवेंट करने से आप एक लाइन ऐसी है, क्या बोलते, लकीर बोलते हैं, और आप बड़ा एक बाजू में कर दीजिए, तो हिंदी बेल्ट का इतना बड़ा हो जाएगा। आप 2-2.5 स्टेट्स, आप पूरा दक्षिण भारत को न्यूट्रलाइज कर लेंगे। तो ये ट्राइपॉड, ये पूरा ये 3-pronged अटैक ऑन इंडियाज डेमोक्रेसी, इंडियाज इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज। इससे और मैं कुछ नहीं देखता हूं। लेकिन शॉर्ट टर्म हमको ऐसा लग सकता है कि ये भारतीय जनता पार्टी को मुनाफा। देखिए, आप थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू को आपको बोलना चाहिए। 2 चीज, अच्छा, जो लोग डिलीट हो रहे हैं, कौन है ये लोग? माइनॉरिटीज है, आदिवासी है, दलित, महिलाएं हैं, है ना? अब कहीं कोई सिक्का ये लोग जाता है। तो अब बंगाल में तो स्पेशल केस है, एजुकेशन है, कहीं नहीं है वो, ये पूरा उधर। लेकिन अब देखिए, अगर देखिए हम हमारे बस्ती में इधर लगभग 25 फैमिलीज, अगर ये 25 फैमिलीज को फ्रेंचाइज नहीं है, वोट नहीं है, आप यकीन मानिए कोई पॉलिटिशियन हमारा बस्ती में आएगा नहीं, नमस्कार नहीं करेगा, हमको पानी नहीं देंगे, रोड नहीं देंगे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे। तो इसका मतलब ये सयार और डिलिमिटेशन के बाद आपको हिंदुस्तान का नक्शा ऐसा भी कि इसमें 2 क्लासेस ऑफ इंडियंस, एक क्लास विद फ्रेंचाइज, दूसरा क्लास विदाउट फ्रेंचाइज, और 2 ऐसी भाग, एक में नंबर का कॉन्सिक्वेंस ही नहीं, दूसरा भाग ये होगा कि उसका 2-2.5 राज्य में वो पूरा भारत का क्या बोलते हैं, पावर में आ जाए, वो 2-2.5 स्टेटों से।
तो आपको दो तरीका का इंडियंस और दो तरीका ये डिलिमिटेशन और SIR का इंसाफ ये है। सर लेकिन ये जो आपने जानकारी दी है और आप लगातार ऐसे मुद्दों को उठाते आए हैं, हम एसआईआर पे भी आपसे और डिटेल में मैं पूछना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे पूछना चाहूंगा, आपने एक बहुत अच्छे तरीके से बताया कि कैसे यूथ विंग अलग है, तो एक इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भी विंग है। इतने साल के आपके एक्सपीरियंस में हैव यू एवर सीन एनी इलेक्शन कमीशन जिसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है? आपने खुद का भी एग्जांपल दिया दैट यू रोट अ लेटर, यू वेटेड फॉर 2 वीक्स कि विल देयर बी एनी आंसर गिवन, और ये 2024 का इलेक्शन हुआ है, यू हैव द डेटा एंड ऑल ऑफ दिस डेटा you have taken from the Election Commission of India, the press, as well as what is available in public record. इसके बावजूद अगर कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है, how do you look at that thing? Because a lot of questions are being raised from Rahul Gandhi to several opposition leaders to people like you, prominent people like you have been raising question, लेकिन accountability नहीं, कोई जवाब नहीं। impeachment का जब बात आता है ज्ञानेश कुमार का, तब कुछ नहीं हो पाता है। What powers do you see the election commission has at this moment, and how dangerous it is हमारे देश के लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए? जी सोहित जी, देखिए अब 2023 में जो अमेंडमेंट लाया गया है और इलेक्शन कमिश्नर को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, इलेक्शन कमिश्नर्स को लाइफ टाइम के लिए इम्यूनिटी दे दिया गया है। आप मुकदमा नहीं चला सकते। और जिस तरीके से आप राज्यसभा वाइस चेयरमैन और लोकसभा स्पीकर ने बिना कारण बता के इम्पीचमेंट मोशन को रिजेक्ट कर दिया, तो इसको एक इसके अराउंड एक फायर वॉल क्रिएट किया गया है। वो कुछ भी कर सकता है, आप कुछ नहीं कर सकते, आप क्वेश्चन भी नहीं कर सकते, और वो पूरा नॉन कम्युनिकेटिव हो गया। आप देखिए एसआईआर के बारे में और बहुत चीजों के बारे में आप इलेक्शन कमीशन थोड़ी बात करती है। आपको मिलेगा सूत्रों के आधार, सोर्सेस। आपको सोर्स क्या है, कौन है, किसने दिया है, अगर वो सच है या नहीं हमको पता। और सोहित जी, मैं बहुत बार, इससे पहले मैं बहुत बार, और मेरे साथियों ने भी बहुत बार इलेक्शन कमीशन गए थे पहले, लेकिन 2015-16 से लेकर खास तौर पर इलेक्शन कमीशन से आप कम्युनिकेट अभी नहीं कर सकते, आप अंदर भी नहीं जा सकते। हम ऐसे जाके किसी न किसी अधिकारी से और ऑफिशियल से हम बात करते थे, पिटीशन देते थे, फेस टू फेस meeting and giving a petition. Now you can't do that. Completely incommunicable. सूत्र बात। कभी साहब आते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कुछ जवाब देते नहीं, लेकिन बात करके मन की बात करके चले जाएंगे। तो यही और भी इलेक्शन कमीशन कोर्ट से भी इम्यूनिटी पा गया, और कोर्ट एक केस पे हरियाणा इलेक्शंस के बाद मोहम्मद ताचा जी ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट जाके ये 17C फॉर्म और टोकन्स और सीसीटीवी फुटेज के लिए मांगे थे। तो तब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने देने के लिए इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट किया। तुरंत 3-4 दिन में इलेक्शन कमीशन और सरकार ने मिला के एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेजेट लेके आया, जिसमें ये तीनों चीज आम जनता को देने के लिए मना कर दिया। क्यों मना कर रहे हैं? अच्छा, इससे एक सवाल उठती है, अगर आपके पास कोई छुपाने के लिए नहीं, छुपाने के लिए कारण नहीं, आप क्यों छुपा? इसलिए छुपा रहे हैं कि अगर आप नहीं किए तो पूरा खुल जाए।
आपने जो जो इरेगुलरिटीज कर रहे हैं पूरा बाहर आ जाएगा, इसलिए आप छुपा रहे हैं। अब देखिए, अगर अगर 2 बजे सुबह तक वोटिंग किया आंध्र प्रदेश में, मैं मानता हूँ, आप सबूत दे दीजिए मेरे को, इतना टोटल है। ये देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज है, ये देखिए, ये पोलिंग प्रिसाइडिंग ऑफिसर की डायरी है, तो ये तो लिखना है, रिकॉर्ड करना है, इतने लोग क्यों है, उसको टोकन देना है, उसको डिसर्नेबली रिकग्नाइजेबली उनका सीसीटीवी में आप वीडियो करना है। कुछ नहीं किया, आप कुछ नहीं दे रहे हैं, सबूत नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है? तो हुआ नहीं, लोग ठहरे नहीं, लोग इंतजार में नहीं थे, लोग कतार में नहीं थे, यही शक आ जाएगा ना। और आपके स्टोरी के लिए भी जब व्हेन आई वाज डूइंग माय रिसर्च, तो मुझे लगता है इंडिया टुडे में जब इसके बारे में लिखा गया था, तो वहां पर भी एक सोर्स, इलेक्शन कमीशन का सोर्स, नो वन स्पोक ऑन रिकॉर्ड, बट दे सेड कि व्हाई आर यू आस्किंग ये इलेक्शन कमीशन से डेटा आफ्टर 2 years, और वो कहते हैं कि हम सीसीटीवी ही नहीं रखते, 2 साल बाद आप क्यों आ रहे हैं, तब किसी ने कंप्लेन नहीं किया, ये वापस सोर्सेस के थ्रू ही था, बट दिस इज व्हाट दे हैव बीन राइटिंग अबाउट इट। हाउ डू यू लुक एट इट कि वो तो जवाब नहीं देते और उनके सोर्स भी कहीं ना कहीं इसे एक्सप्लेन ना करते हुए आपके ही फाइंडिंग्स पर क्वेश्चन उठाते हैं कि आपको 2 साल क्यों लग गए? अच्छा सोहित जी, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, बहुत पूरा जिम्मेदारी से बोलना चाहता हूँ। कोई सवाल नहीं उठाया, किसी ने रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया, ये पूरा अभी 2 साल पहले हम जगे हैं, ये पूरा के पूरा झूठ है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन के वर्किंग स्टाइल में, उनका नॉन ट्रांसपेरेंट वर्किंग स्टाइल के ऊपर शक आने लगा 2017 से लेकर के। अच्छा। उस समय से लेकर के कई सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, कई सीनियर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, कई रिसर्चर्स, हम जैसे लोग लगातार मेमोरेंडम, लगातार रिप्रेजेंटेशंस करते रहे, ईडीआर करते रहे, वोट फॉर डेमोक्रेसी करते रहे, हम जैसे लोग करते रहे। दूसरा 22 में किए थे, 23 में किए थे, 24 इलेक्शन के बाद तुरंत वोट फॉर डेमोक्रेसी, अब आपका नतीजे आए जून में, अगस्त में, जुलाई अगस्त में हमारा फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन अबाउट 2024 लोकसभा इलेक्शन, अब दिया नहीं। उसके बाद फिर 25 में, उसके बाद फिर बीजेडी ने बहुत शानदार, आप एक बार देखिएगा, बीजेडी ने एक मेमोरेंडम दिया, उड़ीसा में क्या हुआ बूथ वाइज, और फॉर्म 17C और फॉर्म 20 के अंतर क्या है, वोट कितना पोल है, कितना गिने हैं, ये सब सबूत लेके दिया। अब तक आपने जवाब नहीं दिया, ठीक है? तो ये बिल्कुल झूठ है, कोई पूछा नहीं, कोई उठाया नहीं, ये झूठ है। अब मैं कर रहा हूं, मैं तो एक आम नागरिक हूं, ठीक है ना? आप ये कह सकते हैं 2 बार, आप 2 साल के बाद आप कैसे करेंगे, इसको मैं हम स्वीकार नहीं करेंगे। आप ऐसे बोल रहे हैं ना, सूत्र ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन मेरा प्ली है कि आप देखिए, अगर मैं जो हार गया उनको जिता वो जीत गया, ऐसा आप रिजल्ट को पलटा कर लीजिए, रिजल्ट को चेंज कर लीजिए, या इलेक्शन कैंसिल कर दीजिए। ऐसा प्ली लेके मैं गए तो आप बोल सकते हैं कि 2 साल बाद क्या। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ ना, मैं यही पूछ रहा हूँ। देखिए 11:45 से 2 बजे तक 3,500 बूथों में आप बोल रहे हैं, आपका आंकड़ा बोल रहा है कि 17,20,000 वोट पोलिंग। आप एक्सप्लेनेशन दीजिए कैसा हो सकता है, कैसा हो। बस मैं ये नहीं बोल रहा हूँ उनको घोषणा कीजिए,
वो जीता नहीं, उनको कैंसिल, मैं ऐसे नहीं बोल रहा ना, किसी को कैंसिल मत कीजिए, किसी को आप आपका घोषणा विड्रॉ मत कीजिए, एक्सप्लेनेशन देने का आपका क्या प्रॉब्लम। ट्रू। 2 साल 3 साल आप देखिए, आप एक बार आप अभी भी 17 साल पहले 60 साल पहले क्या हुआ उसको जवाब तो मांग रहे हैं आप। 100 साल पहले नेहरू क्या से हुआ जवाब मांग रहे हैं। मांग रहे हैं ना। आप 2 साल पहले मैं उसको मैं रिजल्ट को चेंज करने के लिए नहीं कर रहा, नहीं पूछ रहा हूँ। मैं ये सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, आप मेरे को एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दीजिए बस, क्या दिक्कत है आपको? सर इसी मुद्दे को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं। आप लगातार इस सवाल को उठाते आए हैं, और हमारे यहाँ पे भी हमने आपका जो 2024 इलेक्शंस को लेकर जो आपने कोट किया था, जो लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट्स आए थे, उसे भी हम लगातार यूज करते रहते हैं। आपको स्टिल अभी भी लगता है कि 2024 में जिस तरह से नतीजा है, आंध्र प्रदेश की तो बात कर रहे हैं, लोकसभा के भी जो नतीजा है, और उसके बाद से जिस तरह से एक सिस्टमैटिक तरीके से हर जगह पे चीजें हुई हैं, मैं जिस महाराष्ट्र में हूं 2024 लोकसभा में opposition does very well in Lok Sabha election और they win 31 out of 48 seats, but उसके 4 महीने बाद जब असेंबली इलेक्शंस आते हैं, पूरा ऑपोजिशन 288 सीट्स में से सिर्फ 50 सीट जीत पाता है, एंड अ बिग मार्जिन विन कम्स टू द बीजेपी एज वेल एज इट्स अलाइज। और इससे लेकर भी लगातार सवाल उठ रहा है, डू यू स्टिल थिंक इतने सारे आपने डेटा और निकाले हैं, और जिस तरह का इलेक्शन कमीशन का रवैया रहा है, 2024 लोकसभा इलेक्शंस हो या उसके बाद से कई सारे इलेक्शंस हो, वहां पर एक कोट अनकोट मैच फिक्सिंग आप देखते हैं? सोहित जी, मेरे को 2024 इलेक्शन रिजल्ट्स के बारे में यह मानना है कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रीजन टू बिलीव दैट द मैंडेट वाज स्टोलन। ये मैंडेट, अभी जो सरकार बैठी है वो बिना मैंडेट बैठी, मैंडेट चुरा के बैठी। ये मेरे को ये ऐसे मानने के लिए बहुत शक है। आप उस शक को दूर कर लीजिए, क्योंकि वोट फॉर डेमोक्रेसी रिपोर्ट के अनुसार 79 सीट्स इन 15 स्टेट्स हैव चेंज्ड हैंड्स। तो आप अभी सत्तारूढ़ अलायंस जो है ना, एनडीए, उसका नंबर से आप 79 काट लीजिए, तो क्या होगा? वो सत्ता में नहीं रहेंगे। तो यही है ये एक अभी जो हो रहा है आंध्र प्रदेश में, खास करके इसका मॉडस ऑपरेंडी क्या है, हमको पता नहीं। तो लोग मेरे को पूछ रहे ये कैसा हो सकता है, कैसा हो सकता है? इलेक्शन कमीशन को एक्सप्लेनेशन देना चाहिए, ये मेरा नहीं है ना। करेक्ट। तो एक तो ये बहुत ही गहरा शक है ये मैंडेट के बारे में, 2024 इलेक्शन के बारे में, और आपका महाराष्ट्र के विधानसभा मैंडेट के बारे में भी। क्योंकि आपको मालूम है, मैं फिर से आपको मैं याद दिलाता हूँ, बिटवीन द प्रिलिमिनरी डेटा ऑफ महाराष्ट्र असेंबली एंड द फाइनल डेटा बिफोर काउंटिंग, 76 लाख वोट का अंतर। 76 लाख वोट्स, सोहित जी, आप कल्पना कर सकते हैं। और पहले 66 लाख या 65 लाख का था, और काउंटिंग से कुछ घंटे पहले, 10 घंटे पहले, और एक 10 लाख तक। तो इसका नतीजा, ऐसा होने के बाद इसका नतीजा के ऊपर शक लगना इज वेरी नेचुरल। जी। अब हम आंध्र प्रदेश के बारे में, दर्शकों ये आप समझ लीजिए कि लगातार परकला सर जो हैं वो बोलते रहे हैं और इसे लेकर सवाल उठाते रहे हैं। लेकिन आप सोचिए, इतना बड़ा आदमी की ओर से, एक रिनोन्ड इकोनॉमिस्ट, द वन हु हैज रिटन अ लॉट ऑफ बुक, जो ऑथर हैं, जो लगातार ऐसे मुद्दे उठाते हैं विद डेटा, और इलेक्शन कमीशन के डेटा को लेकर अगर वो सवाल उठा रहे हैं और उसके बावजूद अगर जवाब नहीं दिया जा रहा है, तो ये अकाउंटेबिलिटी के बारे में क्या दर्शाता है? सर, अभी आप पिछले हफ्ते बंगाल भी गए थे, उसके बाद तमिलनाडु भी आप गए थे, उस पर भी मैं पूछना चाहूंगा। बंगाल से जिस तरह से इतने बड़े पैमाने पर लाखों लोगों के नाम को निकाला गया, 27 लाख लोगों को जो है इलेक्टोरल रोल से निकाल दिया गया है, और इसे लेकर आपने एक बात कही जो मैं पूछना चाहता हूं, आपको क्यों ऐसा लगता है? आपका खुद का ये कोट है
कि SIR मींस गवर्नमेंट चूजिंग वोटर्स इंस्टेड ऑफ द अदर वे अराउंड। क्या आपको लगता है कि ये जानबूझकर पूरी तरीके से प्लानिंग के जरिए किया जा रहा है कि मेरा वोटर कौन है उसे मैं रख लूं, मुझे पता है कि कौन मुझे वोट नहीं देता है उसे मैं हटा दूं। जो डिलिमिटेशन के बारे में मैंने कहा कि नॉर्थ इंडिया में मुझे पता है मेरे वोटर्स ज्यादा हैं तो मैं वहां पर रिप्रेजेंटेशन बढ़ा लूं, साउथ इंडिया जहां पर मेरे वोटर्स कम है उनका रिप्रेजेंटेशन कम कर दूं। क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट इज नाउ चूजिंग द वोटर्स वेयरएज इट शुड बी द अदर वे अराउंड? जी बिल्कुल। अभी हमारा न्यू इंडिया में डेमोक्रेसी ऐसी पलटा दिया गया है कि अब तक हम वोटर डिसाइड करते थे सत्ता में कौन बैठना है। अब जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो डिसाइड कर रहे हैं वोट कौन करेंगे। एक दूसरा, सोही जी, इसको थोड़ा और आगे ले जाके मैं ये भी बोला था, ये भी बोल सकता हूं कि ये टारगेटेड, ये डिलीशन टारगेटेड। इससे ज्यादा लोग आपको देखने के लिए मिलेंगे जो डिलीट हुआ है वो माइनॉरिटीज है, दलित है, आदिवासी है, मार्जिनलाइज सेक्शंस है। खास तौर पर आप महिला मिलेंगे। तो ये टारगेटेड, अच्छा, ये टारगेटेड डिलीशन से आपको मेरे को ये लगता है कि ये पूरा हमारा पॉलिटिकल सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक प्रोजेक्ट है ये। इसको मैं ये बोलता हूं, पहले आप जर्मनी में हुआ, अमेरिका में हुआ, रुवांडा में हुआ, नागोर्नो कराबाख में हुआ, बहुत सारे जगह हुए ये कि जो लोग हमारे जैसा नहीं है, हमारा रंग का नहीं है, हमारा भाषी नहीं है, हमारे धर्म का नहीं है, हमारा कल्चर का नहीं है, हमारा सभ्यता का नहीं है, ये लोगों को एक तो बाहर कर देते थे, नहीं तो मारते थे। अभी हाल में आपको हमारा माननीय असम के मुख्यमंत्री जी ने बताया कि मैं इन लोगों को बाहर नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं ऐसी एटमॉस्फेयर में माहौल क्रिएट कर रहा हूँ वो लोग इधर से चले जाएंगे, है ना। बोले रिकॉर्ड है ये। तो इसका मतलब ये है कि आप लोग हैं वो रहना चाहिए, और जो लोग आपका नहीं, किसी क्राइटेरिया के मुताबिक, धर्म का, भाषा का, प्रांत का, सभ्यता का, रंग का, क्या है, ये लोगों को आप बता भी नहीं सकते हैं, मार भी नहीं सकते। तो क्या कर, अभी SIR के जरिए से क्या हो रहा है कि आप सिटीजन को नहीं कत्ल कर सकते, बाहर नहीं कर सकते, तो सिटीजनशिप को खत्म कर दीजिए। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि SIR सिर्फ ये है कि ये ब्लडलेस पॉलिटिकल जेनोसाइड है, इसके सिवा कुछ नहीं है। ये ब्लडलेस पॉलिटिकल जेनोसाइड है, और ये वोटर गवर्नमेंट यूज कर रहे हैं, इसको ब्लडलेस पॉलिटिकल जेनोसाइड बना रहे हैं, और इसके बाद डिलिमिटेशन के जरिए एक देश का एक भाग आप पूरा के पूरा कमजोर कर रहे हैं। उनका आवाज आपके सदन में, आपके सियासत में सुनने के लिए नहीं मिलेंगे। वो डिसाइसिव, निर्णयात्मक तो नहीं बनेंगे। तो आपको क्या लगता है सर, इसका हमारे डेमोक्रेसी पर कितना इंपैक्ट पड़ेगा? क्योंकि आपका खुद का जो कहना है SIR विल क्रिएट 2 क्लास ऑफ इंडियंस, एक जिसके पास वोटिंग राइट्स होगा और जिनके राइट्स जो हैं वो उनसे छीन लिए जाएंगे। ये अभी जो चीजें हमने बातचीत की कि एक जो ऑर्गेनाइजेशन का काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना, और जैसे कि आपने खुद ने एग्जांपल दिया कि आपके खुद के दोस्त उसे लेकर उसकी विश्वसनीयता को लेकर सवाल उठाने लगे हैं, तो क्रेडिबिलिटी उनके पास रही नहीं। सरकारें चुन रही हैं कि लोग कौन रहेगा उनके पास, लोगों को उनके राइट से हटाया जा रहा है। What do you think about Indian democracy at this moment, or with all of these things in mind? आप कैसे देखते हैं इंडियन डेमोक्रेसी को अभी? इंडियन डेमोक्रेसी अभी सोहित जी पूरा हॉलो हो गया है। अब देखिए, अगर एक राज्य में 27 लाख पीपल वोट नहीं कर पा रहे हैं,
वो आप इलेक्शन, डेमोक्रेटिक इलेक्शन कैसे मानेंगे आपको? अब देखिए, कुछ कुछ लोग डिलीट हो गया है, राइटली हुआ है या रॉन्गली हुआ है, आप उसके ऊपर डिबेट कर सकते हैं, कोर्ट के पास जा सकते हैं, वो बाद में उसका उसका क्या, उसका जजमेंट बाद में आएगा। लेकिन ये 27 लाख जो लोग है उसको वोट नहीं करने दे रहा है, इसको इनएलिजिबल घोषित नहीं हुए हैं ये लोग। तो इनएलिजिबल घोषित नहीं हुए हैं जो लोग नहीं वोट करेंगे, तो इसको आप डेमोक्रेसी कैसे मानेंगे? ट्रू। सेम थिंग इन तमिलनाडु, सेम थिंग इन केरला, सेम थिंग इन असम। ये डेमोक्रेसी कैसा होगा? अरे आप तो रिचुअल कर रहे हैं, आप तो औपचारिक रूप में पोलिंग बूथ एस्टैब्लिश कर रहे हैं, लोग जा रहे हैं, वोट कर रहे हैं। अगर वोट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं हमको पता नहीं, क्योंकि आप 11 से लेके 2 बजे तक इतना लाखों वोट कैसा आ गया है? तो वोट हो रहा है क्या, हो रहा है पता नहीं। वोटिंग करने के लिए लोग जा सके पता नहीं। अगर वोटिंग एलिजिबल जो लोग हैं वोटिंग कर रहे हैं, नहीं करने देंगे, उसको इनएलिजिबल घोषित नहीं करते हुए भी उनका वोट अधिकार आपने छीन लिया। ये डेमोक्रेसी कैसे मानेंगे? ट्रू। और किसी भी हेल्दी डेमोक्रेसी में अगर आप वोट ही नहीं कर पाएंगे, जो आपका राइट होता है, तो वो दर्शाता है कि किस तरह से चीजें हुई हैं। सर, अभी आप तमिलनाडु भी गए हुए थे और वहां पर मैंने आपके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसे देखा। उसमें 2-3 चीजें आपने कही। एक तो जीरो बीजेपी कैंपेन को आपने सपोर्ट किया, और साथ ही साथ आपने ये भी कहा कि वी माइट सी ट्राइकलर गोइंग अप दिस ईयर ऑन 15th अगस्त, बट विच फ्लैग वुड गो अप नेक्स्ट ईयर वी हैव नो आइडिया। ऐसी बातें भी आपने कही और सवाल पूछा और जीरो बीजेपी कैंपेन को सपोर्ट किया। क्यों आप खुलकर ये सारी चीजें कह रहे हैं? आप ये भी कह रहे हैं कि ये इक्वल फाइट नहीं है व्हेन इट कम्स टू इलेक्शन, और जीरो बीजेपी कैंपेन को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप इसके बारे में बताएं कि व्हाई यू हैव टेकन दिस स्टैंड, व्हाट आर द रीजंस फॉर इट, और आपने क्यों कहा कि एवरी वोट फॉर बीजेपी इज अ डेथ ब्लो टू अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो उसके बारे में मैं आपसे समझना चाहता था। जी सोहित जी, अगर अगर एक पार्टी सेक्युलर डेमोक्रेटिक स्पिरिट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको महत्व नहीं देती है, उसको तोड़ना चाहती है, उसको बदलना चाहती है, तो इसको वोट दिए तो क्या है? इसका मतलब क्या कि आप उसको एंडोर्स कर रहे हैं। तो और एक पार्टी जो सत्ता में आने के बाद एक भाषा बोलिए, ये थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला अपनाना ही पड़ेगा, और हिंदी भाषा का आप एक ऊंचा स्थान दीजिए, आपका मातृभाषा को दूसरा दर्जा दीजिए। ऐसी पार्टी को वोट देने से डेमोक्रेसी को और फेडरलिज्म का, हमारा डाइवर्सिटी का चोट लगेगा। पार्टी या उनके पीछे जो जो ताकतें हैं वो बोलते हैं आप ये पहनना चाहिए, वो नहीं पहनना चाहिए, ये खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, ये इसका ऐसी नाम रखना चाहिए, ऐसी नाम नहीं रखना चाहिए, इसको आप ये रिक्शा वाला आपसे आपको 5 रुपए देना है तो 4 ही दे दीजिए, उनके ऊपर इकोनॉमिक बॉयकॉट कर दीजिए, उनका दुकान बंद करवा दीजिए। ऐसी पार्टी और ऐसी ताकतों को आप वोट देने से आप कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा जो स्पिरिट है, डाइवर्सिटी और सेक्युलर और डेमोक्रेटिक, इक्वालिटी, जस्टिस, सोशल जस्टिस, इसको चोट ही लगेगा। तो इसलिए हम एक कैंपेन लॉन्च किया है तमिलनाडु में कि ये चुनाव होने के बाद जो असेंबली गठित होगा उसमें एक भी भाजपा का सदस्य होना नहीं चाहिए। ये कैंपेन था, और मैं ये शक उठाया कि इस साल 15 अगस्त को तिरंगा 99.9% लहराए देखेंगे। नेक्स्ट ईयर तिरंगा आएगा, तिरंगा लहराएगा, और कुछ ध्वज
जैसे ध्वज बोलते हैं, वो आएगा, पता नहीं। क्योंकि ये आपको देखने में ये मिलता है कि रिलीजियस सिंबल्स, स्टेट सिंबल्स बनाने के लिए आपको बहुत ही कोशिश अभी जारी है। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने आपको एक सर्कुलर दिया, मेकिंग इट कंपल्सरी फॉर एनी यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट्स program or function that Vande Mataram, all the 6 stanzas should be sung. And Jana Gana Mana should be sung after the Vande Mataram, sung in full version. तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आप थोड़े महीने के बाद धीरे धीरे आप जनगणना मना को फेज आउट कर दीजिए, सिर्फ 6 स्टैंजर्स ऑफ वंदे मातरम ही आप गाना गाइए, तो ये भी हो सकता है। तो आपका सिंगोल या अयोध्या और वो भगवत ध्वज आपने लहराया उसके ऊपर, और इसको आपका तड़प रहा है, ये सब क्या है ये? और इतना रिलीजियस सिंबल्स ले आ रहा है यहाँ, और रिलीजियस सिंबल्स आर नॉट आवर स्टेट सिंबल्स। आप स्टेट सिंबल्स बना रहे हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि ये हम बहुत ही डेंजरस फेज में पहुंच गए आज, बहुत ही डेंजरस फेज। तो इसको रोकना। सर, मेरा इस पे आखिरी सवाल आपसे यही है कि आप लगातार, क्योंकि सभी मुद्दों को उठा रहे हैं, आप एसआईआर के लिए बंगाल भी जाते हैं, आप तमिलनाडु में जाकर वो मुद्दा भी उठाते हो, आप दिल्ली में जाकर आंध्र प्रदेश का जो पूरा मुद्दा है उसके बारे में मीडिया में बात करते हैं, और इसे लेकर जितनी चर्चा होनी चाहिए, जितने बड़े पैमाने पर होना चाहिए, क्योंकि ये डेमोक्रेसी को लेकर बात हो रही है, हर एक वोटर को लेकर बात हो रही है, स्टेट, इस देश में कौन गवर्नमेंट में आएगा, जो सबसे मूलभूत अधिकार है उसे लेकर बात हो रहा है। और इन तमाम चीजों के बीच में अब हम जब देख रहे हैं कि ये सारी चीजों की बात नहीं सुनी जा रही है, और जैसे आपने बीजेपी को लेकर बोला भी है, आई वॉन्ट टू नो योर व्यूज जाते आते लोगों के लिए कि व्हाट डू यू थिंक, जो हमारे देश का लोकतंत्र था, जो हमारे देश में कम्युनल हार्मनी थी, पिछले 12 सालों में 2014 के बाद से डेमोक्रेसी को कितना बड़ा धक्का लगा है, डेमोक्रेसी को भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की वजह से कितना इंपैक्ट हुआ है, एंड हाउ हैज इट शेप्ड द कंट्री दैट वी सी राइट नाउ? सर, सोहित जी, मामला बहुत साफ है। डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सिविल राइट्स, ट्रांसपेरेंसी, ये सब चले गए। आप डोंट मेक ए मिस्टेक। जस्ट बिकॉज अब एक चुनाव जारी है, इसका मतलब लोकतंत्र जिंदा है नहीं। आप चुनाव कैसा हो रहा है, नतीजा कैसा आ रहा है, पोलिंग कैसे जा रहा है, कौन वोटर बन रहे हैं, कौन नहीं वोटर बन रहे हैं, किसको वोटिंग राइट दे जा रहे हैं, किसको इनकार कर रहे हैं, ये सब आप देखें तो डेमोक्रेसी जिंदा नहीं है देश में, बहुत खतरा में है। खतरा में जिंदा नहीं है। आप वोटिंग के बाद देखिए, आप वोटिंग के बाद सदन गठन होने के बाद आप सदन में क्या हो रहा है? सदन में आप 140 सदस्य को आप बाहर करवा के बिल्स पास करेंगे, ये डेमोक्रेसी है क्या? और 3 एग्रीकल्चर के बारे में 3 लॉस आप लागू करेंगे। कितने समय डिस्कस किया है इसके बारे में? 3 मिनट भी नहीं है। 3 लॉस में 3 मिनट भी डिस्कस नहीं किया, और उसके बाद बहुत ही एजिटेशन हुआ। आप विथड्रॉ करने के लिए फैसला किया, विथड्रॉ किया सदन में, तब भी आप डिस्कशन किया क्या? कुछ बहस हुआ? नहीं हुआ। तो अगर बहस नहीं हो रहा और 100 कम से कम 40 सदस्य को आप बाहर करके बिल्स पास कर रहे हैं, ये क्या डेमोक्रेसी हो सकता है? आपका मेन स्ट्रीम मीडिया में इतना पाबंदी लगी, अघोषित लगी है, उसको डेमोक्रेसी बोल सकते हैं?
आप एक आदमी 5 साल अभी गिरफ्तार में है, कैद में है, बिना चार्जशीट, ये डेमोक्रेसी बोल सकते हैं आप? एक बूढ़ा आदमी आप पीने के लिए स्ट्रॉ भी नहीं दिया, वो मर गए, तो डेमोक्रेसी हो सकती है? कैसे हो? लेकिन फिर भी आप लड़ रहे हैं, आप लगातार आवाज उठा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आपके सवालों को, आपके इन आवाजों का जवाब मिलेगा, या फिर इसे लेकर कहीं ना कहीं सुनवाई होगी? डू यू थिंक दैट देयर विल बी अ हियरिंग टू ऑल दीज क्वेश्चंस, ऑल ऑफ दीज थिंग्स दैट यू हैव बीन रेजिंग? आई एम होपफुल सोहित जी, क्योंकि देखिए मेरा उम्मीद इलेक्शन कमीशन से, सरकार से, एक मिनिस्ट्री से नहीं है। मेरा उम्मीद लोग से, जनता से। जनता उठेगी, जनता बाहर आएगी और पीसफुली इसको एजिटेशन करके, सत्याग्रह करके ये सबको रोकेंगे जनता। और हमारा मूल जो है, हमारा वैल्यूज, कोर वैल्यूज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफ डेमोक्रेसी, ऑफ आवर नेशनल लाइफ, इसको रिक्लेम करेंगे, ये छोड़ेंगे। मेरा पूरा ही उम्मीद है ये। और एक बात, मेरे को मैंने जो मैंने बोला, ईसीए से उम्मीद नहीं है, सरकार से उम्मीद नहीं है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से उम्मीद नहीं है, मिनिस्ट्री से उम्मीद नहीं है। और एक बात और जोड़, ज्यादातर मेरे को पॉलिटिकल पार्टी से भी उम्मीद नहीं है। जो पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेटिक नहीं है, एसेंशियल। एक डेमोक्रेटिक पार्टी मेरे को दिखाइए भारत में। डेमोक्रेटिक पार्टीज नहीं है, डेमोक्रेटिक नहीं है। वो पार्टीज डेमोक्रेसी को बचाने के लिए मैदान में उतरेंगे, ऐसी उम्मीद नहीं। तो हमारा डेमोक्रेसी का डिफेंस में पॉलिटिकल पार्टीज को आउटसोर्स करने के लिए तैयार। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, जिस तरह से आपने कहा। और ये बात सही भी है कि बहुत सारे लोगों को अब सरकार के साथ साथ पॉलिटिकल पार्टी से भी उम्मीद नहीं है, लेकिन सवाल बरकरार हैं। और दर्शकों देखिए, आज हमने किया क्या? डिलिमिटेशन का मुद्दा, आंध्र प्रदेश के जो चुनाव हुआ है वो मुद्दा है, बंगाल में एसआईआर, या फिर अब जो तमिलनाडु से सहित पूरे देश भर में हो रहा है, उस पर परकला जी से बात की और उनसे समझने की कोशिश की कि ये पूरी चीजों को क्या आइसोलेशन में देखा जाना चाहिए, या फिर एक सोची समझी साजिश है जिसके तहत ये सब सारी चीजें की जा रही है, जिसका असर हमारे डेमोक्रेसी पर पड़ता है। और हर बार की तरह जिस तरह से हमने दूसरी जगहों पर सर को लगातार सुना है, उन्होंने बेबाकी से अपनी बात को रखी और आज हमारे चैनल पर हुआ है, उसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर कमिंग हियर। और मैं लोगों को ये भी बता दूं कि बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो हमने सर ने ऐसी मजाक भी किया कि आई एम इम्पोजिंग हिंदी। सर ने हिंदी में बात भी की और वो बहुत मजाक में भले कि उन्होंने कहा, लेकिन हिंदी में सर आई जस्ट अपील टू यू कि आपको और भी आना चाहिए। बहुत सारे लोग आपको हिंदी में सुनना चाहते हैं, आप आते हैं, लेकिन अगर और भी आएंगे तो बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर आपका जो मैसेज है वो लोगों तक पहुंचेगा। Thank you so much, sir, for joining and giving your priceless time to us and to our channel. बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। Thank you.